तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात उस मेले की जिसका इंतजार सभी को रहता है। हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला आपके स्वागत के लिए तैयार है। मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में देश विदेश से भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार उत्तर पूर्व को मेले का थीम रीजन बनाया गया है। मेले में भारतीय हस्तशिल्प और लोक कलाकारों के ढेरों रंग देखने को मिलते हैं। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के जायके भी मेले की शान बढ़ाते हैं। सज गया है सूरजकुंड मेला। शिल्प, कला और कारीगरी के तमाम रंग समेटे हुए देश विदेश की परंपरागत दस्तकारी की छटा के साथ कला प्रेमियों को कुछ इस अंदाज में लुभा रहा है 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इस बार मेले की थीम बनाया गया है, यानी इस बार सूरजकुंड में खास तौर पर उत्तर पूर्व की छटा देखने को मिलेगी। वहां का खान पान, संस्कृति इस बार मेले का खास आकर्षण होगा, क्योंकि इस बार नॉर्थ ईस्ट के राज्य सूरजकुंड मेले का हिस्सा हैं। और पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। यानी इस बार सूरजकुंड मेले में आपको पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के खान पान से लेकर वहां के खास साजो सामान की झलक यहां देखने को मिलेगी। 19 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में कई खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। 19 तारीख तक ये मेला चलेगा और सभी लोगों को मैं इसमें आमंत्रित करना चाहूँगा कि यहाँ पे आए। और अब की बार जो खास बात है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो इसमें पार्टनर्स बने हैं, तो उनकी स्टॉल्स और उनके जो क्राफ्टमैन है, आर्टिसंस हैं, तो वो यहाँ पे रहेंगे, तो जरूर आए। स्वाद के तमाम चटकारों की लज्जत लिए एक से बढ़कर एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है। बाजरे की रोटी से लेकर पिज्जा तक सब कुछ। मणिपुर की चाहो खीर, मेघालय की फ्रूट चाट, त्रिपुरा की भंगुई बिरयानी और पूर्वोत्तर राज्यों की बैम्बू बिरयानी का स्वाद भी आपको 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में चखने को मिलेगा। अगर आपका शॉपिंग का बजट कम है तो भी आपके लिए सूरजकुंड मेले में ऑप्शंस की कमी नहीं है। इस मेले में आप 50 से 100 रुपए की रेंज में भी कई सारी चीजें खरीद सकते हैं। मेले में घूमने का समय सुबह 10:30 से लेकर रात 8 बजे तक है। वीकडेज पर यानी सोमवार से शुक्रवार तक वयस्कों के लिए एंट्री टिकट 108 रुपए का है। वीकेंड पर यानी शनिवार रविवार ये दाम बढ़कर 171 रुपए हो जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि आप इस मेले के टिकट कहां से खरीद सकते हैं। आप सूरजकुंड मेला प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट surajkundmelaauthority.com पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। पिछले 35 साल से सूरजकुंड मेला कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। उद्देश्य था भारत में मौजूद अद्भुत और लुप्त हो रही कलाओं को बढ़ावा देना। इस तरह साल दर साल ये अद्भुत मेला कलाकारों, दस्तकारों को कला प्रेमियों के सामने अपने हुनर की नुमाइश करने का मौका देता आ रहा है, भव्य मंच देता आ रहा है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर का, जहां मरु महोत्सव शुरू हो चुका है। विश्व विख्यात मरु महोत्सव में लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। 5 फरवरी तक धोरों की धरती डेजर्ट फेस्टिवल के रंगों से सराबोर रहेगी। जी हाँ, देखिए इस फेस्टिवल में परंपराओं के साथ ही आधुनिकता का संगम आपको देखने को मिलेगा। सैलानियों के लिए यहाँ कई रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। केवल लोक कलाकार नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई फनकार इस महोत्सव की रौनक बढ़ाने के लिए आएंगे। रेगिस्तान की धरती की ये रंगारंग तस्वीरें हैं। जैसलमेर में मरु महोत्सव का ये अनूठा रंग है। रेत के समंदर में ये रंगों का महोत्सव है। सजे धजे ऊंट, राजस्थानी गीत संगीत और जायकों का जलवा। जैसलमेर की धरती इस वक्त झूम रही है। महोत्सव का महारंग जमा है और सूखी रेतीली धरती इस वक्त उत्सव के उल्लास में मगन है। वैसे तो जैसलमेर का ये मरु महोत्सव दुनिया भर के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है, लेकिन इस बार इसकी रौनक पहले से भी कहीं ज्यादा नजर आ रही है।
रंग बिरंगे ऊंटों ने समा बांध दिया है और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने मरु महोत्सव की मुनादी कर दी है। खूबसूरत रेत के टीलों के बीच इस रंगारंग महोत्सव का आरंभ पोखरण से हुआ है। कलेक्टर टीना डाबी ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर इस महोत्सव का आगाज किया और दुनिया को जैसलमेर के सबसे बड़े मरु महोत्सव के शुभारंभ का पैगाम दिया। मरु महोत्सव की शुरुआत लोक कला और संस्कृति की अनूठी प्रस्तुतियों से हुई। उत्सव से जुड़ी भव्य शोभा यात्रा सालम सागर तालाब से रवाना हुई और देखते ही देखते राजस्थानी संगीत और संस्कृति के महासागर में बदल गई। शोभा यात्रा में असल रंग सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने खोला। राजस्थानी गीतों की स्वर लहरियां फिजा में खुली तो यहां मौजूद लोग देखते रह गए। सजे धजे ऊंटों पर सवार बीएसएफ के जवान और बीएसएफ की महिला टुकड़ी हाथों में तिरंगा लिए हुई थी। वहीं कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, गैर जैसे नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। जहां जहां से मरु महोत्सव यात्रा निकली, लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर सबसे खास रही मिस्टर पोकरण प्रतियोगिता, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। आकर्षण का केंद्र साफा बांधो प्रतियोगिता भी रही, जिसके विजेता दुर्जन सिंह भाटी रहे। जाहिर है इन्हीं रंगों के साथ जैसलमेर मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत की शानदार मेहमान नवाजी की। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा देश के अलग अलग हिस्सों में G20 डेलीगेट्स की बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में G20 डेलीगेट्स गुवाहाटी और जोधपुर पहुंचे और दोनों ही जगहों पे विदेशी मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मेहमानों के स्वागत में भारत का देसी स्वैग नजर आया। डेलीगेट्स के सामने भारत के सांस्कृतिक रंगों की झलक पेश की जा रही है। लोकगीत और संगीत का असर यहां मेहमान देख रहे हैं। केसरिया बालम आवो निभारे केसरिया बालम जोड़ीरा बालम आवो निभारे देश केसरिया बालम आवो निभारे देश। राजधानी परंपराओं की झलक, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। जोधपुर में G20 देशों से आए मेहमानों का स्वागत कुछ इसी अंदाज में किया गया। लोक कलाकारों ने अपनी कला से पूरे माहौल का रंग ही बदल दिया। ऐसा समा बांधा कि क्या मेहमान, क्या मेजबान, सब झूम उठे। कठपुतली कला के तो क्या कहने। दरअसल जोधपुर में G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए विदेशों से मेहमान पहुंचे हैं। पहले तो उनका शानदार स्वागत किया गया, फिर उनके सामने लोक कला का प्रदर्शन भी किया गया। असम का गुवाहाटी भी आजकल विदेशी मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ है। विदेशों से आए इन मेहमानों को असम की परंपरा, लोक संस्कृति से रूबरू भी कराया जा रहा है। यह नजारा असम के ब्रह्मपुत्र नदी के सैंडबार आइलैंड का है। पूरा आइलैंड जैसे मेहमानों के आगमन से अभिभूत नजर आ रहा है। शानदार लाइटिंग, सुंदर सजावट, उस पर से चार चांद लगाते ये लोक कलाकार। मेहमानों को अपने साथ झूमने को मजबूर कर रहे थे।
असम की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए फॉरेन डेलीगेट्स के लिए सैंडबार द्वीप पर खास आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए क्रूज के जरिए विदेशी मेहमानों को यहां लाया गया और उनका शानदार स्वागत किया गया। उसके बाद स्थानीय लोक कलाकारों ने सतरिया डांस से एक तरफ समा बांधा तो बिहू नृत्य को देखकर मेहमान मंत्रमुग्ध नजर आए। दरअसल असम के गुवाहाटी में G20 देशों के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थायी वित्त जुटाना है। इसी में शामिल होने के लिए विदेशी प्रतिनिधि आजकल गुवाहाटी पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा में। जी हाँ, एक उत्सव यहां भी चल रहा है। हम बात कर रहे हैं महोबा बर्ड फेस्टिवल की। नाम सुनकर शायद आपको ये लगे कि इस उत्सव में केवल पक्षियों का डेरा देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ये फेस्टिवल थोड़ा अलग है। शगुफ्ता बता दूं? बताइए। बता देती हूँ। देखिए, इस फेस्टिवल की खासियत क्या है? ये अलग इसलिए है क्योंकि इस उत्सव में आपको ढेर सारे पक्षी तो देखने को मिलेंगे ही, यहाँ लोक संस्कृति के रंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कला प्रेमियों के लिए यहाँ कला प्रदर्शनी लगाई गई है। जब इतना सब कुछ एक जगह पर मिलता है तो फिर सैलानी तो खुश होंगे ना, ऑब्वियसली। लोक संगीत के साथ झीलों में डुबकी लगाते इन पंछियों की आवाज सुनकर किसी का भी मन चहक उठेगा। अगर आपको प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद लेना है तो महोबा की धरती पर आपका स्वागत है, जहां की शाम लोक संगीत के स्वरों से सजती है और सुबह पंछियों की आवाज से गुलजार होती है। यूपी के महोबा में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से यूपी सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत विजय सागर पक्षी विहार में यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें एडिशन की मेजबानी महोबा कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का कहना है, टूरिज्म बढ़ाइए, डेवलपमेंट बढ़ाइए, लोगों को रोजगार दिलाइए, और ये चीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर पानी तालाब में नहीं होगा तो जमीन के नीचे का पानी कहाँ होगा। प्रवासी परिंदों के संरक्षण के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में पर्यटकों की मौजूदगी के अलावा फोटोग्राफी जैसे आयोजन भी हो रहे हैं। यहाँ कैमरों से ली गई तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर और सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टेंट सिटी बनाने के पीछे मकसद ये था कि लोग अमूमन होटल में या धर्मशालाओं में रहते हैं। प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमियों के लिए ये जरूरी है कि वो प्रकृति के बीच में रहें और उसके बीच, प्रकृति के बीच रहते हुए, झील के किनारे रहते हुए, सुबह सुबह मॉर्निंग में जिस समय चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती है उस वक्त उनको देखें और उनको पहचानें। यहाँ जंगल सफारी, कुदरत की रक्षा और फोटोग्राफी जैसे कई कंपटीशन होंगे। इस फेस्टिवल का मेन मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना है। सर्दी के मौसम में साइबेरियन पक्षी भी यहाँ डेरा जमाने पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ देसी और विदेशी सैलानियों के देखने के लिए काफी कुछ है। पर्यटकों के लिए टेंट वाले लग्जरी रूम भी तैयार किए गए हैं। यूपी सरकार की इस पहल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। नाहिद अंसारी, महोबा, गुड न्यूज टुडे। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को आने वाले दिनों में 16 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा नहीं करनी होगी। इस यात्रा को और भी सुगम बनाने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे बनाने का फैसला कर लिया गया है। और ये रोपवे 9 किलोमीटर लंबा होगा। रोपवे बन जाने के बाद श्रद्धालु 30 से 35 मिनट में ही बाबा के धाम पे पहुंच जाएंगे। अभी केदारनाथ धाम की यात्रा में कई घंटों का समय लगता है।
प्रकृति की गोद में बसे आस्था के परमधाम केदारनाथ में आकर श्रद्धालु सारे जहां का दर्द भूल जाते हैं। लेकिन भगवान भोले के दरबार में पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति करने वाले श्रद्धालुओं को यहां तक आने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सबके बस की बात नहीं। बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो 16 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन होती है। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा इतनी महंगी है कि आम आदमी की जेब जवाब दे जाती है। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे वरदान साबित हो रहा है। रोपवे का निर्माण कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9 किलोमीटर लंबा रोपवे 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। रोपवे के जरिए भोले के भक्त गौरीकुंड से केदारनाथ तक महज 35 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि इतनी दूर पैदल तय करने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है। प्रशासनिक स्तर पर रोपवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केदारनाथ रोपवे का अप्रूवल्स की जो प्रक्रिया है वो ये भी चल रही है और इसमें अभी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसमें टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है और पूरी उम्मीद है कि इसी कैलेंडर ईयर में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और करीबन 9 किलोमीटर लंबा रोपवे जो 900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, इससे हमारे तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम जाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी ने गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया था। वन भूमि के स्थानांतरण और टेंडर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। रोपवे बन जाने के बाद आम लोगों का बाबा के दर पर जाना बेहद आसान हो जाएगा। रोपवे का किराया आम श्रद्धालुओं की जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि रोपवे बन जाने के बाद एक ही दिन में श्रद्धालु पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर वापस भी आ सकते हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में आई भयानक आपदा के बाद केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग हो रही है, लेकिन केदार घाटी में जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें सड़क का निर्माण कर लेना कतई आसान नहीं है। आपदा से पहले जो रास्ता केदारनाथ धाम को जोड़ता था, वो रामबाड़ा से आगे पूरी तरह डैमेज हो चुका है। वहीं रामबाड़ा से केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ घोड़ा पड़ाव की चढ़ाई को पार करते समय सांस फूलने के कारण कई श्रद्धालु बीमार हो जाते हैं, जबकि हार्ट के मरीजों की यहाँ मौत भी हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ रोपवे के निर्माण की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख कर लेते हैं कश्मीर का, जहां इन दिनों बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और सैलानी इन नजारों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। केवल बर्फीली वादियों को देखकर ही सैलानी रोमांचित नहीं हो रहे, उनके रोमांच की एक और वजह भी है। दरअसल सैलानियों को बर्फ के बीच ट्रेन का सफर रोमांचित कर रहा है। भले ही बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार को कम किया हो, लेकिन श्रीनगर से बनिहाल तक दौड़ने वाली ये ट्रेन के चक्के थमे नहीं हैं। चमकती बर्फीली वादियों के बीच इस रूट पर ट्रेन के सफर का आनंद सैलानियों के आकर्षण की वजह बना हुआ है। बर्फ से सफेद धरती, सफेद पेड़, चमकते पहाड़ किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इस पर सोने पर सुहागा साबित हो रही है ये ट्रेन यात्रा। खिड़की के सामने से गुजरते इन दृश्यों को देखिए। ये मनोहारी नजारे किसी को भी आकर्षित कर लेंगे। बर्फबारी के बीच श्रीनगर से बनिहाल तक ट्रेन से सफर भी आजकल टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे जो नेचर है और जो स्नोफॉल है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर। और ये जो ट्रेन है, मतलब इट इज फैंटास्टिक। आप यहाँ पर आए हो, आपको हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन इंडिया। पटरियों के बीच बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, फिर भी ट्रेन की सर्विस चल रही है। श्रीनगर से बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन के सफर का आनंद सैलानियों को इसलिए भी लुभा रहा है क्योंकि उन्हें इसी बहाने कश्मीर की खूबसूरती निहारने का शानदार मौका भी मिल रहा है। उन्हें कश्मीर के जन्नत होने का एहसास भी करा रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नजारा है। पीपल शुड कम एंड एंजॉय दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। इन नजारों को देखिए, आपको एहसास होगा कि आप भारत की नहीं
किसी और देश की तस्वीर देख रहे हैं। बर्फबारी ने इस बार घाटी का ऐसा श्रृंगार किया है कि पूरा माहौल आनंद से भर उठा है। जो ये ट्रेन का चल रही है स्नोफॉल में, इसमें आज कुछ और ही मजा है। इसका अपना ही मजा है कि ये आपको कहीं मिलना नहीं। जो आप बाहर जाके स्विट्जरलैंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे बेटर आप यहीं पे आके और यहीं स्विट्जरलैंड देखिए। 2 साल बाद कश्मीर में इतनी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। अगर घाटी में यूं ही शांति रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से कश्मीर जन्नत जैसा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर राजस्थान के कोटा से, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आते हैं। इन छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय पहल की गई है। जी हाँ, देखिए पहल क्या है उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। जिला प्रशासन ने कोटा में पढ़ने आए बच्चों की मदद के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट पर कोई भी छात्र अपनी दिक्कत परेशानी साझा करता है और उसके निपटारे के लिए मदद भी ले सकता है। बात कोचिंग की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, तैयारी के लिए कोटा छात्रों की पहली पसंद रहा है। यही वजह है कि ये शहर कोचिंग हब बनकर उभरा। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी तादाद में युवा यहाँ आकर तैयारी करते हैं। लेकिन बात सिर्फ तैयारियों तक ही सीमित नहीं है। घर से दूर ये छात्र यहाँ कई दफा कई दुश्वारियों का सामना भी करते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्रों की मदद के लिए नई पहल की गई है। यहाँ जिला प्रशासन ने studentcomplaint.in नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके जरिए कोचिंग में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। छात्र इस वेबसाइट के जरिए कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, पीजी, मेस, परिवहन और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मदद ले सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होते ही छात्र को उसके मोबाइल पर शिकायत रजिस्ट्रेशन की संख्या की सूचना SMS से मिल जाएगी। छात्र शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं यूपी के अमेठी का और दिखाते हैं उस स्कूल की कहानी जिसकी सूरत प्रिंसिपल साहिबा ने अपने मजबूत इरादे से बदल दी है। ये सरकारी स्कूल पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया है। इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास है, लाइब्रेरी की सुविधा है, गीत संगीत से भी बच्चों को रूबरू करवाया जाता है। साफ सफाई भी ऐसी कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए इस स्कूल की आपको हम सैर कराते हैं। ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल की है। ये सरकारी स्कूल अमेठी के भादर विकास खंड के नारायणपुर में मौजूद है। वो कहते हैं ना, मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस स्कूल ने इलाके में सरकारी स्कूलों की छवि को ही बदल कर रख दिया है। नारायणपुर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ममता सिंह ने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से स्कूल की सूरत ही बदल दी। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी बेहतरीन सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही बच्चों को संगीत सिखाने के लिए ममता सिंह बाहर से शिक्षकों को भी बुलाती हैं। ये बच्चे मेरे हैं, तो मेरे बच्चों का स्तर किसी भी तरह से और विद्यालय या जो प्राइवेट विद्यालय का एक हवा है वहाँ से ये इनको इन्फीरियरिटी ना हो। सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही है कि मेरे बच्चे जब ये निकले तो ये गर्व करें कि मैं किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। स्कूल में साफ सफाई का भी खासा ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाई गई हैं, जहां बच्चों को छुट्टी के दिन भी पढ़ाया जाता है। ममता सिंह की मेहनत का ये नतीजा है कि आज ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। क्या क्या है? हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास भी चलता है, हमारे मैम के यहाँ भी क्लास चलता है, छुट्टियों में भी क्लास चलता है। ये स्कूल बहुत अच्छा है और स्कूल में बस लिखवाया ही जाता है। स्कूल में सिर्फ समझाया जाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। ममता सिंह ने स्कूल में बतौर शिक्षक 2010 में ज्वाइन किया था। तब इस सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन ममता सिंह की मेहनत ने स्कूल का कायाकल्प ऐसा किया कि आज ये स्कूल बच्चों से गुलजार है। वहीं बच्चों के बेहतर पोषण के लिए 3 रसोई भी रखे गए हैं। इसके
साथ स्कूल में ही एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जहां किताबें पढ़ने के लिए स्थानीय लोग भी आते हैं। प्रिंसिपल ममता सिंह की 12 साल की मेहनत ने आज नारायणपुर के स्कूल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। परिणाम ये है कि स्थानीय लोग अपने बच्चों को अब प्राइवेट स्कूलों की बजाय इस सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। बच्चे भी स्कूल में आकर बेहद खुश हैं। अभिषेक त्रिपाठी, अमेठी, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको सच्ची लगन और मेहनत की अद्भुत बानगी दिखाने जा रहे हैं। ऋषिकेश की अंजना मलिक ने अपनी कला के माध्यम से कामयाबी की ऐसी दुनिया रोशन की है जो उनके जैसे कलाकारों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। और आज 38 साल की अंजलि के हुनर को जो भी देखता है वो हैरान सा रह जाता है। इस दिव्यांग ने शारीरिक बाधा को अपनी कला और कामयाबी की रुकावट नहीं बनने दिया। वाकई इनके जुनून और जज्बे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर पर गलती से भी पैर न लग जाए, इसका ख्याल हर आस्थावान इंसान रखता है। लेकिन ऋषिकेश की अंजना मलिक तो उसी पैर से कैनवस पर भगवान को प्रकट करती हैं और फिर पैर को हाथ बनाकर उसी भगवान को पूरी श्रद्धा के साथ नमन करती हैं। पैर के अंगूठे और उंगली के बीच ऊंची को दबाकर अंजना को शानदार तस्वीरें बनाते देख लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन आसमान में सुराख कर देने का अंजना मलिक का ये जज्बा ऋषि मुनियों की तपस्थली ऋषिकेश की बेमिसाल हकीकत है। अंजना की कला की जादूगरी देख 7 समंदर पार से भारत आए पर्यटक भी हतप्रभ रह जाते हैं। I feel that it's amazing work that inspire us to do what we really want to do. Don't think about the difficulties and do what we want to do. दोनों हाथ खो चुकी 38 साल की अंजना शुरुआत में पैरों से राम नाम लिखती थीं। तब ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालु अंजना की बेबसी पर जितना अफसोस ज़्यादा होते, उससे कहीं ज्यादा उनकी कला पर रीझ जाते। इस बीच अमेरिका से ऋषिकेश घूमने आई स्टेफनी अंजना की इस कलात्मक जादूगरी को देखकर भाव विभोर हो गईं। स्टेफनी ने अंजना को रंग, पेपर, पेंसिल सब कुछ लाकर दिया और उन्हें तस्वीर बनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद तो अंजना की जैसे जिंदगी ही बदल गई। जिंदगी तो भगवान ने ऐसे ही दे दिया, तो जिंदगी कैसे चलाना है कि पहले मैं एक दिन एक मैम आए थे स्टेफनी नाम से, तो उसने कुछ ही देर में देखने के बाद बोल रहे तू पैर से पेन पकड़ के लिख रहे, तो वो बोल रहे तू पेंटिंग बना। मैंने कहा पेंटिंग बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, कह रहे आ जाएंगी कोशिश कर। तो उसने दूसरा दिन कलर्स वगैरह पेस्ट लेके आए थे। आने के बाद बोल रहे मैं हाथ से बना रही है, तू पैर से मतलब कोशिश कर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंजना का अपना इंस्टाग्राम पेज है जिस पर वो अपनी पेंटिंग अपलोड करती हैं। पेंटिंग के अलावा अंजना पैरों से मोबाइल भी चला लेती हैं। सोचिए जरा कि आज तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न इंसान अवसाद का शिकार हो रहा है और अंजना प्राप्त को ही पर्याप्त बना दिया। ऋषिकेश से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा का ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, जहां हम आपसे विदा लेते हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, क्या? अच्छा तो हम चलते हैं। तो सोमवार को फिर ढेर सारी खबरें होंगी, खूब सारी खबरें होंगी, साथ में होगी हम सबकी फेवरेट चाय। जी हाँ, कड़क चाय, अच्छी बातें और अच्छी खबरें मिल जाएं तो इससे बेहतरीन कॉम्बो तो हो ही नहीं सकता। और ये कॉम्बो आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ चाय पर चर्चा में। तो रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे सोमवार को।